नमस्कार दोस्तों, जय महाराष्ट्र। जागो इंडिया जागो में फिर से आपका एक बार हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज हम सीखेंगे सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 धारा 6 सेक्शन 6 के बारे में। दोस्तों, सेक्शन 6 बहुत इम्पोर्टेंट सेक्शन है। इस चीज़ को आपको समझना चाहिए क्योंकि ये चीज़ आपके लिए जो आपके प्रॉब्लम्स होते हैं, जो आप प्रॉब्लम्स बार बार रिपीट करते हैं कि सर हम आरटीआई किसको डालें, हमें लोक सूचना अधिकारी या एड्रेस नहीं मिल रहा है, तो ये सेक्शन 6 आपको उसकी राह बताएगा। अब कैसे, ये हम पहले शुरुआत करते हैं और समझते हैं कि धारा 6 क्या है, क्योंकि धारा 6 आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है। आइए शुरुआत करते हैं आरटीआई का सेक्शन 6। सेक्शन 6 कहता है सूचना प्राप्त करने के लिए अनुरोध। अब सूचना प्राप्त करने के लिए अनुरोध आप किससे करेंगे? पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर से। अब उसके अंदर दो चीज़ आती है। उसका सेक्शन 6 का सब सेक्शन 1, उसके अंदर एक तो आपका रिटर्न में लिखित तौर पे या इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में हो वो सूचना। अब दूसरी चीज़, लोगों के दिमाग में एक चीज़ और आती है कि हम सूचना का अधिकार में हम जब एप्लीकेशन लिखते हैं, हम हिंदी में लिखते हैं या मराठी में लिखते हैं या इंग्लिश में लिखते हैं। अब अधिकारी कौन सी भाषा में जवाब दे? दोस्तों, ऐसा नहीं है। आपको एप्लीकेशन में अगर डालते हैं, उसके अंदर मेंशन करते हैं कि भाई मुझे जो भी सूचना रिप्लाई दे वो हिंदी में दे, मैं इंग्लिश या मराठी या जो भी राजभाषा है, मराठी नहीं, मराठी तो महाराष्ट्र के लिए होगी क्योंकि महाराष्ट्र की राजभाषा मराठी है, से अदर स्टेट्स की बात कर रहा हूँ मैं। अदर स्टेट्स में उनकी जो राजभाषा है, मातृभाषा है स्टेट की, मैं देश की नहीं, देश की तो हिंदी है, पूरे देश में हिंदी प्रचलित है, लोग हिंदी से ही एक दूसरे को पहचानते हैं, जानते हैं, बातें कर सकते हैं। तो इसलिए मैं देश के बारे में करूँगा। इसके ऊपर कोई आपत्ति उठाने की ज़रूरत नहीं है कि नहीं तो बहुत सारे लोग आपत्ति उठाते, भैया संविधान में कहाँ लिखा है कि हिंदी राष्ट्रभाषा है। मैं उसकी वजह से नहीं बोल रहा हूँ। मेरा कहने का तात्पर्य ये है कि हिंदी भाषा ही एक ऐसी है कि हमारे जितने भी स्टेट्स हैं, राज्यों को जोड़ने का काम ये हिंदी भाषा कर रही। पहले ये काम संस्कृत करती थी, आज ये काम हिंदी भाषा कर रहा है। इसलिए हिंदी को मैं राष्ट्रभाषा संबोधित कर रहा हूँ। आपको मानना है तो मान लीजिए, नहीं मानना है तो भाई उस पर विवाद मत कीजिए प्लीज़। तो जो हमारी राज्य की भाषा है उसमें आप मांगिए या हिंदी या इंग्लिश, ये 3 भाषाओं में आप उसके अंदर एप्लीकेशन में मेंशन कर सकते हैं कि मुझे इस भाषा में रिप्लाई दीजिए। अब दूसरा है सेक्शन 6 का सब सेक्शन 1 का खंड ए, खंड क, उसके अंदर खंड को क्लॉज बोलते हैं। सेक्शन 6 सब सेक्शन 1 क्लॉज ए। अब उसमें दिया है संबंधित लोक प्राधिकरण के, मतलब जैसे सेंट्रल पब्लिक इंफॉर्मेशन है ऑफिसर्स हैं या राज्य स्टेट पब्लिक इंफॉर्मेशन, मतलब केंद्रीय जन सूचना अधिकारी या राज्य जन सूचना अधिकारी आते हैं। अब खंड ख में, ख यानी बी में उसमें केंद्रीय सहायक लोक सूचना अधिकारी या जन सूचना अधिकारी और राज्य सहायक जन सूचना अधिकारी से जो भी मांगी गई सूचना का अनुरोध करेगा वो सूचना को स्पेसिफाई करेंगे और आप तक सूचना पहुंचाएंगे, मतलब देने का काम उनका है, जो भी उसका फीस होता है भर के। अब सेक्शन 2 सेक्शन 6 का सब सेक्शन 2, आवेदक को सूचना का कारण या व्यक्तिगत ब्यौरे के सिवाय, मतलब जैसे हम आरटीआई डालते हैं तो हमें जैसे आज कल ही मुझे एसआरए में कामले जी मिले थे, मेरा वो वीडियो देख रहे थे, वो पता होगा उनको। उन्होंने कहा था कि सर हम आरटीआई डालते हैं एनेक्शल 2 की, तो बोलते हैं एनेक्शल में आपको क्यों चाहिए एनेक्शल 2? आरटीआई के अंदर कोई भी अधिकारी आपके
इंफॉर्मेशन मिलने का रीज़न या व्यक्तिगत आपका जो भी प्रॉब्लम्स है उसके बारे में नहीं पूछेंगे, सिवाय कि आपके कॉन्टेक्ट नंबर के, जिससे कि आपको संपर्क कर सके। उसके अलावा कुछ नहीं, क्योंकि उसमें लोकस स्टैंडी नाम की कोई चीज़ इस एक्ट के दायरे में नहीं आती है। क्योंकि सूचना का अधिकार मतलब जो है पब्लिक डॉक्यूमेंट के ऊपर है, और जो भी पब्लिक डॉक्यूमेंट है वो मिलेगा। और एनेक्शल 2 पब्लिक डॉक्यूमेंट है, था और रहेगा। उसका कारण भी मैं आपको बताऊंगा। पहले अब देखते हैं सेक्शन 3, जो आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। अभी सेक्शन 1 में तो हमने देख लिया कि भाई जो भी सूचना है लिखित रूप से या इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में, इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटराइज है वो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में, वो चीज़ हो गई। और दूसरी चीज़ हिंदी भाषा, अंग्रेजी भाषा या राजभाषा में, जो भाषा में आपको चाहिए। लेकिन इसमें एक चीज़ आप समझ लीजिए, जैसे कोई सूचना वहाँ किसी ने सबमिट किया या कोई बनाई गई है, वो अगर इंग्लिश भाषा में, वो इंग्लिश भाषा में ही मिलेगी आपको। वो आपको कोई भी अधिकारी फेर बदल करके नहीं देंगे। सिर्फ आपको जो लेटर देते हैं, इंटीमेशन लेटर्स, कि भाई आपकी जो सूचना है आप इतने पैसे भर के लेके जाइए, और 30 दिन के आप लेके जाइए, और आप अगर मेरे इससे सहमत नहीं है तो आप अपीलेट अथॉरिटी के यहाँ पे अपील कीजिए, और अपील का जो भी वो हिंदी में देंगे, आप इंग्लिश मांगे इंग्लिश में देंगे, राजभाषा मांगे राजभाषा में देंगे। लेकिन सूचना को बदल नहीं कर सकते। सूचना जिस फॉर्म में है उसी फॉर्म में आपको मिलेगी। वो अगर इंग्लिश में है तो इंग्लिश में, हिंदी में है तो हिंदी में तो खैर नहीं होगी। वो मैं महाराष्ट्र के बारे में बात कर रहा हूँ, बाकी अदर स्टेट में तो हिंदी में रहती है। उत्तर प्रदेश में हिंदी में डॉक्यूमेंट चलते हैं, अदर स्टेट में उनकी राजभाषा में भी लिखे जाते हैं। तो जिस फॉर्म में है उस फॉर्म में आपको मिलेगी। अब दोस्तों आते हैं सेक्शन 3, सेक्शन 6(3), सेक्शन 6 सबसेक्शन 3। इसका मतलब है ट्रांसफ़र। अब ट्रांसफ़र का मीनिंग मैंने कल भी समझाया था और आज भी समझा रहा हूँ। यही चीज़ है जो आपको आपके मन की शंका को दूर करेगा। ये सेक्शन ये कहता है कि यदि आपने कोई सूचना मांगी किसी एक विभाग में, और वो सूचना जो भी एप्लीकेशन है उस विभाग से संबंधित नहीं है, तो वहाँ के जन सूचना अधिकारी ये लेटर ट्रांसफ़र करेंगे संबंधित विभाग में, और आपको एक लेटर देंगे, इंटीमेट करेंगे कि भाई आपका जो लेटर था उस विभाग से संबंधित था, मैंने वहाँ पे भेज दिया, उस विभाग में संपर्क कीजिए। ये लेटर आएगा। अब लेकिन इसके अंदर एक चीज़ और है कि जो भी अधिकारी हो 5 दिन से ज़्यादा समय नहीं लगाएगा। 5 दिन के अंदर उन्हें काम करना है। कितना? 5 दिन के अंदर ये काम उन्हें करना है, अन्यथा वो इस एक्ट के तहत दोषी पाए जाएंगे, पेनल्टी हो सकती है। और यही चीज़ है जो मैं कल भी आपको समझा रहा था कि आपके मन में हिचकिचाहट नहीं रखनी चाहिए। आप डालिए, आरटीआई डालिए ना। आप बीएमसी में आरटीआई डाल पुटअप करके आ गए, आपने वहाँ पे डाला बिल्डिंग एंड फैक्ट्री डिपार्टमेंट, अब आरटीआई संबंधित आपकी वाटर डिपार्टमेंट से, तो वहाँ के जो जन सूचना अधिकारी है वो वाटर डिपार्टमेंट को फॉरवर्ड करेंगे, ट्रांसफ़र करेंगे, और आपको लेटर देंगे कि आपकी आरटीआई वहाँ भी। लेकिन उनको 5 दिन के भीतर करना है। 5 दिन के बाद वो नहीं कर सकते। उनका रीज़न देना पड़ेगा, भैया आपने क्यों नहीं किया, जब आपको पता था या आपसे संबंधित नहीं था, आप मुझे इन्फॉर्मेशन दो। अब आप मुझे वहाँ से इन्फॉर्मेशन मंगा के देना पड़ेगा। उन जन सूचना अधिकारी को उनसे मदद मांगना पड़ेगा। किससे? जैसे कि कल मैंने समझाया सेक्शन 5 के अंदर में कि एक पब्लिक इन्फॉर्मेशन ऑफिसर दूसरे ऑफिसर की मदद ले सकता है, और जिस ऑफिसर की मदद लेगा वो भी जन सूचना अधिकारी कहलाएगा। तो उनको 5 दिन क्या उस अधिकारी से मदद मांगना पड़ेगा कि भाई हमारे पास ये चीज़ आई थी, हमने इसको ट्रांसफ़र नहीं किया, आप इस सूचना हमें दीजिए तो हम प्रोवाइड कर सके आवेदक को। तो ये हो गया सेक्शन 6(3). अब दोस्तों आपके मन में क्या होता है, आप ये हमेशा सवाल आते हैं कि सर मैं किस डिपार्टमेंट में करूँ, किस डिपार्टमेंट में। आप देखिए आपका मुद्दा क्या है वो पहले सोचिए, आपका मुद्दा क्या है वो सोचिए। मैंने और भी चीज़ बताया था कि आप चाहे तो डिपार्टमेंट के अंदर जाके एक बार देखिए, वहाँ पे अगर जन सूचना अधिकारियों का अपीलेट अथॉरिटी का बोर्ड लगा है तो आप बोर्ड लगाइए। अब इसमें मैं बताता हूँ,
MCGM एच वेस्ट वार्ड की बताता हूँ। उस समय हमारे यहाँ पे वार्ड ऑफिसर धामने साहब थे, और मेरी वहाँ पे हेयरिंग बराबर चलती थी। दामने साहब मेरे बहुत अच्छे मित्र भी थे, शायद हो सकता है मेरा वीडियो देखिए तो मैं दामने साहब को नमस्कार भी करता हूँ मैं, क्योंकि मेरे बहुत अच्छे ऑनेस्ट ऑफिसर थे वो। उन्होंने बहुत सारी चीज़ें मुझे समझाई भी थी, और थोड़ा सा मुझे उनके से बहुत सारा ज्ञान भी मिला था, और बहुत ऑनेस्ट ऑफिसर, बहुत ज्ञानी थे। तो धामने साहब ने उस समय मेरी एक हेयरिंग चली थी जो कि इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट की थी, और वो हेयरिंग अपील आ गई वार्ड ऑफिसर के पास। तो मैंने बोला कि सर ये इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट की अपील आप कैसे ले सकते हैं, ये इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट की अपील आप कैसे ले सकते हैं। बोले क्यों, मैं हेड ऑफ डिपार्टमेंट हूँ। बोला सर आप हेड ऑफ डिपार्टमेंट है कि इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट की नहीं है, क्योंकि मेरा मेन मुद्दा यहाँ पे इंजीनियरिंग सेक्शन से जुड़ा हुआ है। तो इस चीज़ पे अगर कोई समझ सकता है तो कौन समझेगा। तो ये अपील एग्जीक्यूटिव इंजीनियर के पास जानी चाहिए ना। तब धामने साहब ने बोला हाँ 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 सही है, लेकिन उन्होंने बोला कि भाई ठीक है। एग्जीक्यूटिव इंजीनियर को बुलाया उन्होंने, अपने केबिन में बैठाया, और वहाँ बोला कि आज के बाद से जो भी वहाँ पे जो ओएस थे, ओएस को समझाया कि यहाँ पे जो भी अपील्स आएगी इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट से, अब इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट का वाटर का मैटर रहेगा, इंजीनियरिंग का मैटर है, बिल्डिंग एंड फैक्ट्री का मैटर है, इंजीनियरिंग का मैटर है। तो ये जो दो डिपार्टमेंट्स के मैटर्स हैं ये आप एग्जीक्यूटिव इंजीनियर के पास ही भेजेंगे, और वो उसके अपीलेट अथॉरिटी हैं। और उन्होंने मुझे उस समय कहा भी, बोले ठाकुर जी मुझे भी समझ में नहीं आता, लेकिन ये सही में वाकई में सही बात है कि ये अपीलेट अथॉरिटी एग्जीक्यूटिव इंजीनियर, तब से एच वार्ड में एग्जीक्यूटिव इंजीनियर वहाँ पे अपील अथॉरिटी बने, नहीं तो सब पहले अपील वार्ड ऑफिसर लेते थे। इस चीज़ को धामने साहब ने समझा, क्योंकि भाई अभी धामने साहब एच वार्ड में हैं, अब उनको इंजीनियरिंग लेवल का पता नहीं है। अब उसमें इंजीनियर ने क्या गड़बड़ी किया है मैं समझ गया, अधिकारी समझ रहे हैं, लेकिन वार्ड ऑफिसर को नहीं समझ में आ रहा। तब तो वहाँ पे एक इंजीनियर ही बता सकता है सही क्या और गलत क्या। तो इसके लिए वहाँ से उस चीज़ को बदली करके वहाँ पे अपीलेट अथॉरिटी का बोर्ड लगा कि भाई यहाँ पे जो भी अपीलेट अथॉरिटी है इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट के, वाटर डिपार्टमेंट के और बिल्डिंग एंड फैक्ट्री डिपार्टमेंट, जहाँ भी इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट का मैटर आएगा वो एग्जीक्यूटिव इंजीनियर रहेंगे। तो ऐसे मेरे बहुत सारे अपीलेट अथॉरिटी मेरे दोस्त थे, और वार्ड ऑफिसर मेरे बहुत अच्छे अच्छे दोस्त रहे हैं। तो ये जो चीज़ें हैं आरटीआई से आपको प्रेरणा मिलती है, आपका मान सम्मान बढ़ता है, अधिकारी भी आपको सैल्यूट करते हैं। सैल्यूट का मीन्स ये नहीं कि जैसे सैल्यूट ऐसा नहीं, दिल से सैल्यूट करते भाई नॉलेजेबल पर्सन है। और मैंने वो ज़िंदगी में कमाया था, 100% कमाया। आज मेरे जितने भी अधिकारी जो पुराने हैं आज भी मिलते हैं मुझे, बोलते हैं यार ठाकुर आपके जो हेयरिंग होती थी ना उसमें मज़ा आ जाता, सीखने मज़ा, जो चीज़ नहीं मालूम वो भी खोल के रख देते थे। कि फ़र्क पड़ता है, क्योंकि देखिए जो भी डिपार्टमेंट के अधिकारी हैं उनको जो इंजीनियर्स हैं वो इंजीनियरिंग सेक्शन इंजीनियरिंग के बारे में मालूम होगा, उनको सेक्शन के बारे में नहीं मालूम, क्योंकि एडवोकेट नहीं है, लॉ की पढ़ाई नहीं की है आपने। आप पर्टिकुलर लॉ की पढ़ाई कर रहे हैं, जब आरटीआई में जाएंगे तो आपको तो आरटीआई लॉ पढ़ना पड़ेगा, तो आप आरटीआई लॉ के उससे मास्टर बनेंगे, तब अधिकारी को पता चलेगा। सर एक मुद्दा मैं आपको बताता हूँ, मैं अगले जो सेक्शन है 7 में आने वाला है, 7-8 में, सेक्शन 7 सबसेक्शन 8, मेरा एक मुद्दा था, उस मुद्दे पे मैं एसआईसी में मैं लड़ गया। बोला नहीं सर आप गलत कर रहे हैं, क्योंकि मुझे पीआईओ ने जो जन सूचना अधिकारी ने मुझे आदेश दिया कि भाई ये सूचना हमारे पास उपलब्ध नहीं है। क्यों उपलब्ध नहीं भाई, उपलब्ध क्यों नहीं है? आप मुझे ये बताइए कि सूचना मैंने मांगा वो गलत है क्या? अगर ये सही है तो सूचना होनी चाहिए, तो गई कहाँ? अब ये मैंने अपीलेट अथॉरिटी के पास गया, अपीलेट अथॉरिटी ने भी उसको इग्नोर कर दिया। मैं सेकेंड अपीलेट में गया, उस समय जो अपीलेट अथॉरिटी थी सेकेंड एसआईसी की जो चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर थे, मुझे नाम ध्यान में नहीं आ रहा उनका,
उनसे मेरी बहुत 2-3 मैटर में बहस हुई थी। एक में तो उन्होंने प्लान चेंज कर दिया था, उसका मैंने बताया था, हमने कंप्लेंट वगैरह फाइल किया था, तो वापस उनको रिस्टोर किया करना पड़ा। तो जो प्लान के बारे में उन्होंने डाल दिया था कि प्लान आप नहीं दे सकते, कॉन्फिडेंशियल है, तो उस चीज़ के बारे में फिर कभी बताऊंगा मैं। लेकिन ये मैटर बहुत सेंसिटिव था, तो मैंने बोला कि सर ये कैसे आप बोल सकते हो कि सूचना अगर नहीं है तो कहाँ से देंगे? नहीं, ये तो गलत शब्द है ना सर। बोले आरटीआई में नहीं आता। बोले सर आरटीआई में आता है ना, आरटीआई में आता है। अब उन्होंने मेरा अपील देखा। अब उस समय मेरे अपील के ऊपर, हर अपील पे मेरा आरटीआई एक्टिविस्ट का स्टैंप लगता था। मैं जहाँ साइन करता था आरटीआई एक्टिविस्ट का स्टैंप हर पीछे मारता था। उन्होंने देखा, बोले आरटीआई एक्टिविस्ट है आप? बिल्कुल। बोले लेकिन आप इतना आइडिया आपको समझना चाहिए कि जब अधिकारी के पास इन्फॉर्मेशन नहीं तो कहाँ से देंगे? तो सर मुझे बताइए ना कि इन्फॉर्मेशन नहीं तो कहाँ गई? क्या अधिकारी ने जानबूझकर इन्फॉर्मेशन को नष्ट कर दिया है, या मुझे देना ही नहीं चाहते, या इन्फॉर्मेशन चोरी हो गई है? कारण क्या, वो बताइए ना। अगर इन्फॉर्मेशन चोरी हुई है, मिसप्लेस हुआ और कुछ भी हो, तो उसके ऊपर एफआईआर किया क्या महाराष्ट्र पब्लिक रिकॉर्ड एक्ट 2005 के अंदर में किया है इन्होंने? तो सर मुझे रीजन बताइए ना। और सर सेक्शन 7(8) आपको क्लियर कट बताता है कि भैया सूचना आपके पास क्यों नहीं है, और उस पर लिखा हुआ है क्या जानबूझ के आप देना नहीं चाहते, या सूचना को चोरी कर दिया, जानबूझ के नष्ट करना चाहते हो? ये एक्ट में दिया हुआ सर, मैं नहीं बोल रहा हूँ, मैं यहाँ पे इल्जाम नहीं डाल रहा हूँ, ये कानून बोल रहा है। बोले आप इतना बोल रहे तो मुझे बुक देखना पड़ेगा। बोला सर बिल्कुल देखिए। उन्होंने बुक देखा, देखने के बाद ऑर्डर दिया। इसको अधिकारी को सेक्शन 7 में रीजन दो, सूचना क्यों नहीं है तुम्हारे पास? तो सर वो चीज़ होती है। मैंने उस मुख्य सूचना आयुक्त को बुक उठाने में मजबूर किया था। और ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये एक्चुअली मैटर जिनका था और जिनकी अथॉरिटी में बैठा था ना, वो आज भी हैं, हमारे हेमंत दलाल जी। वो भी मेरा वीडियो देखते हैं, शायद उनको याद होगा। और उनको ऑर्डर देना पड़ा था 7(8) में, आप रीजन दो। तो दोस्तों ये होता है कानून। जब कानून जानते रहोगे तो आप किसी के सामने, आपको कोई लड़ाई नहीं करना है, आपको तो अपनी बात रखना है। क्योंकि आर्टिकल नंबर 19, राइट टू स्पीच एंड राइट टू फ्रीडम, ये आपको अधिकार देता है कि आप कहीं भी वक्तव्य, आर्ग्यूमेंट कर सकते हैं। लेकिन आर्ग्यूमेंट कैसे हो? जो कानूनी रूप से हो। आप कहीं झगड़ा करोगे तो उसको आर्ग्यूमेंट नहीं करते। हम जब आर्ग्यूमेंट करते हैं ना सर, तो हमारे आर्ग्यूमेंट के जो अपीलेट अथॉरिटी 10 बार सोचते रहती है, भाई इनको जवाब क्या दूंगा। कि भाई देखिए, हम झगड़ा करने नहीं आए, हम कानूनी दांव पेच खेल रहे हैं। एक एडवोकेट जो आर्ग्यूमेंट करते हैं उसी तरह करते हैं। हम पूछते हैं, बोला सर क्यों नहीं कर सकते? जब कानून में है तो मान्य होना चाहिए, नहीं है तो ठीक है, आप लिख के दीजिए मैं कानून को नहीं मानता हूँ। मानना पड़ेगा दोस्तों। जैसे मैंने पिछली बार बताया था कि उन्होंने कहा अरे क्वेश्चन, मैंने साबित कर दिया क्वेश्चन नहीं है, ये इन्फॉर्मेशन है। तो वो चीज़ होती है। ये आपको सोचना है, आपको किस हद तक जानना है, आपको किस हद तक जाना। मैं आरटीआई का वो चैप्टर नहीं पढ़ाऊंगा कि मैंने बुक में लिखा है और पढ़ा दिया, और मैं अपना एक्सपीरियंस भी आपको शेयर करूंगा, जैसे मैंने एसआरए में शेयर किया। और दोस्तों एसआरए में बहुत सारे ऐसे लोग जो दर्शक है ना, आज खुद के बेल पे अपनी फाइट भी कर रहे हैं। ये मेरे दर्शक को मालूम है, जो जो ये चीज़ कर रहे हैं ना, प्लीज़ कमेंट कीजिए ताकि और भी लोगों का मनोबल बढ़े जो फाइट कर रहे हैं कि भैया हमारी फाइट हम खुद लड़ेंगे। कि दोस्तों यही चीज़ होती है, जज्बा होना चाहिए। लड़ाई आपकी है तो आपको ही लड़ना चाहिए। आपको मैं मार्गदर्शन कर सकता हूँ, मैं आपको सपोर्ट कर सकता हूँ, लेकिन मैं आपकी लड़ाई नहीं लड़ सकता सर। मैं आपके प्रति हमदर्दी व्यक्त कर सकता हूँ, आपकी हार पे अफसोस कर सकता हूँ, आपकी जीत पे खुशी मना सकता हूँ, लेकिन मैं आपकी लड़ाई नहीं लड़ सकता हूँ। जो समझिए, कोई नहीं लड़ सकता है। एक वकील भी आपकी लड़ाई लड़ता है, वकालतनामा लेता है कि भैया इनकी लड़ाई है लेकिन इनकी तरफ से मैं हूँ, बस उतना ही व्यक्ति कर सकता है, उससे ज़्यादा नहीं कर सकता है। तो दोस्तों आपको सक्षम होना, आपको जागरूक होना है। अब मैं
देखिए, आपको मेरा जो भी वक्तव्य है अच्छा लगता है, नहीं अच्छा लगता है, मुझे नहीं मालूम, लेकिन मेरी कोशिश ये रहती है कि मैं आपको कानूनी शब्द को इतने सरल अर्थों में बता दूं ना कि आपके दिमाग में बैठ जाए, आपके दिमाग में बैठ जाए। अभी आपके दिमाग में एक चीज तो बैठी होगी दोस्तों, सेक्शन 63 धारा 6 उपधारा 3 के तहत आप किसी भी डिपार्टमेंट में आईटी डालिए, बिंदास डालिए, उनका काम है ट्रांसफर करना, आपका नहीं है। क्योंकि आईटीआई जो शुरुआत होती है दोस्तों, वो इनोसेंट होते हैं, अज्ञानी लोग होते हैं, उनको नहीं पता होता है। ठीक है, अधिकारियों को ट्रेनिंग दी जाती है, अधिकारियों को स्टार्टिंग में ट्रेनिंग दी गई थी आईटीआई की। अब दी जाती है नहीं जाती मुझे नहीं मालूम, क्योंकि ये सरकार क्या करती है मुझे नहीं मालूम, कि पिछली सरकार में कर रहे थे। उस सरकार में आईटीआई का इतना दबदबा था ना दोस्तों, मुझे याद है एच वार्ड के अंदर हमारी बहुत लोगों से पहचान थी। मैंने उनको बोला था, मतलब भाई ये अभी अपने अपने काम धंधे पे लग जाओ, ये 2014 के बाद आईटीआई ख़त्म होने वाली है। बोले क्यों? बोले आप देख लेना, नज़ारा देख लेना, जिस हिसाब से आप प्रचार हो रहे हैं ख़त्म हो जाएगा। और हकीकत में आज आरटीआई का वर्चस्व ख़त्म हो चुका है। आज एमसीजी में आप आरटीआई डालिए ना, रिप्लाई नहीं देते, क्योंकि उसके अंदर जो कुछ लोग हैं जो आरटीआई का नाजायज फ़ायदा भी उठाते हैं, मैं नहीं बोलूँगा नहीं उठाते, लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि कुछ नहीं, सब लोग आरटीआई का नाजायज फ़ायदा उठाएं। आपको लगेगा मैं आपको करप्शन की बातें नहीं सर, लोहे को लोहा काटता है, लोहे को लोहा काटता है। जब सब वही काम करेंगे ना, तो सामने वाला बोले भैया लीगल कर लो ना यार, काहे के लिए मगजमारी करते हो? तब लोग लीगल करना चालू करेंगे, तब रामराज्य आएगा। तो ये चीज़ें, एक अधिकारी की एक लिमिट होती है, उस लिमिट के तहत आप अधिकारी के बारे में पूछ सकते हैं, जानकारी ले सकते हैं। अब मैंने सुरक्षा की कल बात किया दोस्तों, क्या सुरक्षा, सुरक्षा क्या? अभी मैं आपको बता देता हूँ, बहुत सारे पुलिस स्टेशन में आप जाओगे ना, तो ये जो इंटरनेट के टर्मिनल बॉक्स रखते हैं ना इंटरनेट के, ये इनके जो बाउंड्री की वाल है ना उसके ऊपर लगाए गए हैं। किसने लगाया पता नहीं, पुलिस वाले को पता नहीं, पुलिस वालों को भी पता नहीं। पुलिस स्टेशन के किसी भी दीवार पे लगा हुआ है बड़ा बॉक्स इंटरनेट का। उनसे मैंने लास्ट टाइम आरटीआई डाला था, मैंने डीसीपी तक भी पहुंचा था मैं, तो डीसीपी साहब को पूछा कि सर ये बार बार आप लोग ये चीज़ कर रहे हो, सुरक्षा के बारे में ये बोर्ड बैनर सब लगवा रहे हो, तो ये तो आपके डिपार्टमेंट को पता ही नहीं कि भाई ये बोर्ड किस बॉक्स किसने लगाया। कल यहाँ पे कोई आदमी बोले मैं ये केबल वाला हूँ, फिटिंग कर रहा हूँ, ये कुछ अनर्गल करके जाए, तब इसका क्या परिणाम निकलेगा सर? तो सुरक्षा कहाँ? तो डीसीपी साहब ने तुरंत ऑर्डर दिया, अगर वहाँ बॉक्स देखो अगर है तो निकलवाओ। बोला सर इस चीज़ को अंदर लगवाइए ना, सेफ्टी मेजर्स है कि नहीं कुछ? अगर आपको इंटरनेट की जरूरत है, मैं ये नहीं बोलता इंटरनेट आप मत, भाई देखिए आधुनिक जमाना है वापरना है, लेकिन उसको अच्छी तरह लगाइए जहाँ पे सेफ्टी हो, जहाँ की लोग पहुँच नहीं सके। और वहाँ अगर कोई भी व्यक्ति जाए तो आपकी परमिशन से जाए, वहाँ के ड्यूटी ऑफिसर की भैया मुझे जाना है, आप कौन है उसकी पूरा इंक्वायरी करने के बाद। नहीं तो उसके अंदर किसी ने कुछ रख दिया, कुछ भी रख सकता है भाई, आतंकवादी का भरोसा क्या, वो तो किसी भी इसमें आएंगे। तो ये सुरक्षा है, लेकिन आज तक दोस्तों ऐसी ही हो, डीसीपी साहब के ऑर्डर देने के बाद भी आज भी वैसी है, तो दीवार पे टंगे साइड में। तो भाई जरा सुरक्षा रखो, आप भी सुरक्षा रखो। मैं तो पुलिस वालों को बोलता हूँ सबसे ज़्यादा सुरक्षा तो आपको रखनी चाहिए सर, क्योंकि आपकी वजह से तो लोगों की सुरक्षा मिल रही है। आज आप जो खाकी वर्दी में पुलिस वाले हैं ना सर, आपके वजह से लोगों को सुरक्षा मिल रही है, तो आपकी सुरक्षा सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसलिए सर मेरी नाराज़गी नहीं है, मेरा सुझाव है आपसे, आपके यहाँ पे मेरा वीडियो जो भी पुलिस वाले देखिए, कमिश्नर देखिए, कोई भी देखिए, इस चीज़ को ध्यान में रखिए, कोई भी ऐसा बॉक्स इंटरनेट का आप खुले में न लगाइए सर प्लीज़।
मत लगाइए, क्योंकि आपकी सुरक्षा सबसे बड़ी इम्पोर्टेंट है। यदि आपकी सुरक्षा नहीं रही तो लोगों की सुरक्षा का क्या, क्योंकि ये 100% है कि ये चीज़ कभी भी धोखा हो सकता है। तो इसके लिए थोड़ा सा सुरक्षा रखना ज़रूरी है। सुरक्षा के नियम रखिए, उसको अंदर रखिए, अंदर साइड में लगाइए ताकि वहाँ तक किसी की पहुँच ना हो। जो भी बंदा जाए वहाँ के ड्यूटी ऑफिसर से बाकायदा तहकीकात करके कौन है क्या है, वाकई वो इंटरनेट वाला है तो वही जाए। लास्ट टाइम मैं इस पर लड़ाई लड़ा था सर, लेकिन कुछ कारणों की वजह से मुझे उस लड़ाई को बंद करना पड़ा था। अब वो कारण फिर कभी मैं समझाऊंगा दोस्तों, क्योंकि कारण मेरी लाइफ का था, मेरी लाइफ का था। इसकी वजह से मैं उस चीज़ में नहीं जा पाया, नहीं तो इस मैटर को मैं आगे तक लेके जाता था। लेकिन मैं अभी भी रिक्वेस्ट करूंगा पुलिस के अधिकारियों से कि सर, आपके लोगों की सुरक्षा बहुत ही इम्पोर्टेंट है, हमसे ज़्यादा, क्योंकि आप हैं तो हम हैं, हम सुरक्षित हैं। तो आप पहले कृपया वो बॉक्स जो है, आप मैं ये नहीं बोलता उसको निकालिए, उसको अच्छी जगह लगाओ, इस सेफ्टी मेजर्स रखिए, वहाँ पे कोई भी हाथ नहीं डाल सके, कोई कुछ सामान अंदर नहीं रख सके, ये चीज़ का ख्याल रखिए। तो दोस्तों ये है सेफ्टी मेजर्स। ऐसे खाली मैं पुलिस डिपार्टमेंट की बात है, ऐसे बहुत सारे सरकारी डिपार्टमेंट हैं जहाँ आपने देखा होगा बड़े बड़े इंटरनेट के बॉक्स आते हैं, अंदर पैनल्स लगे होते थे, भी क्या है वो मुझे नहीं मालूम, उसको क्या बोलते हैं मुझे ये नहीं मालूम है कि इंटरनेट का है। तो उस चीज़ के बारे में थोड़ा सुरक्षा लेना बहुत ज़रूरी है। ये हमारा शासन की जिम्मेदारी है, पुलिस स्टेशन की भी जिम्मेदारी है, पुलिस अधिकारियों की भी है और प्रशासनिक अधिकारियों की भी जिम्मेदारी है कि वहाँ तक कोई भी अनजान या ऐसा व्यक्ति नहीं पहुँचे जिससे हमारे देश की संपत्ति, राज्य की संपत्ति का या राज्य में मनुष्य हानि का नुकसान हो। तो दोस्तों सुरक्षा बहुत ज़रूरी है। तो इस चीज़ के लिए मैंने इस चीज़ बताया क्योंकि मैंने ऑलरेडी वो मैटर लड़ा था और इस चीज़ को डीसीपी ने माना था। मेरे पास अभी वो पेपर कहाँ है, मैंने पूरा फाइल थी तो उससे बताया ना, मेरा घर टूटने को से पूरी फाइल नहीं, तो मैंने आपको मैं सर प्रधानमंत्री राष्ट्रपति की लेटर दिखाते थे मेरे नाम के, मैंने जो फाइट्स किए थे तक दिया, ये सारे ने सब नष्ट कर दिया। सॉरी सर। तो दोस्तों तो समझिए, आरटीआई आपको आपका खोया हुआ मान सम्मान, आपकी अहमियत, आपका अधिकार सब आपको दिलाएगी यदि आप बराबर से आरटीआई को जान जाएंगे तो। और मेरा वादा है आपसे, अगर आप मुझ पर भरोसा करते हैं तो मेरा भी वादा है कि भरोसा टूटेगा नहीं और आप आरटीआई के अंदर माहिर हो जाएंगे। तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में। वीडियो लंबी हो रही है, अगला वीडियो जो भी होगा डिसाइड करूँगा मैं, एसआई भी डाले या आरटीआई भी डाले, लेकिन मुझे लगता है कि आरटीआई के 1-2 चैप्टर्स और चलाने पड़ेंगे ताकि आप कम से कम एप्लीकेशन तो पुटअप करें। आप एप्लीकेशन पुटअप करने तक का हो गया, पुटअप करिए, कोई टेंशन नहीं। अब सेक्शन 7, 8 भी कॉन्फिडेंशियल आएगा, थर्ड पार्टी इन्फॉर्मेशन, ये सब आने वाला है। तो आप एप्लीकेशन पुटअप करिए, जो भी आपकी चीज़ें जहाँ भी डाल सकते हैं, कुछ नहीं। मैंने बताया जन सूचना अधिकारी का नाम है, डेस्क ऑफिसर डाल के आप डालो, छूट है आपको। कक्ष अधिकारी को इग्नोर नहीं करेगा, एक्सेप्ट करेगा एसआईसी या सीआईसी। तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में। जय महाराष्ट्र, आपका दिन शुभ हो।